हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर में हम फंक्शन के आईआईटी जेईई 2023 में जनवरी प्लस अप्रैल शिफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चनों को डील करने वाले हैं और इसकी मैं सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 तीन लेक्चरों में हम 2023 के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप उससे परिचित रहें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आपसे, एक रिक्वेस्ट है मेरी, पहले तो आप टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ जाइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आप जुड़ जाइए। और दूसरा ये कि अगर इस लेक्चर को आप चाहते हैं प्रोडक्टिव बनाएं, तो आपको जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, पहले उस वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को आपको एक बार सॉल्व करना है। स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जस्ट सी द अप्रोच विच इज सॉल्व्ड बाय मी। जो मैं अप्रोच लगाऊंगा वही आपको फिर अप्रोच उस क्वेश्चन में लगानी है। चैप्टर है फंक्शन वाला, क्योंकि जो फंक्शन जो चैप्टर है वो कैलकुलस की जान है, क्योंकि वो कैलकुलस का एकदम बेस फॉर्म करता है। यानी कि जो आने वाले चैप्टर हमारे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, जितने भी हमारे जो आगे वाले चैप्टर है वो सारे जो चैप्टर होने वाले हैं, वो इन सभी चैप्टरों का ये बेसिक चैप्टर होता है फंक्शन वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ कंसेप्ट होते हैं जिन्हें बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। पर इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, देन यू आर ऑल्सो गेट द फील ऑफ दिस काइंड ऑफ अ कंसेप्ट ऑल्सो। तो आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे धीरे धीरे अगर आपने इन क्वेश्चनों को समझ लिया। और जहां पे मुझे ऐसा फील होता है कि इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ सकती है उसकी थ्योरी में, तो आई विल आल्सो ट्राई टू कवर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द वीडियो आल्सो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, देन सी द अप्रोच ऑफ मी। चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक फंक्शन दिया है जो कि जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, और बोला है कि ऐसा कुछ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 टाइम एफ एक्स प्लस 2 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 0। अब यहाँ से फील लेते हैं, हर लाइन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। बोला ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर माइनस 0 है। ऐसा क्यों लिखा होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे आप 0 रख देते तो 1/0 इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाता और वो फंक्शन वहीं पे डिफाइंड नहीं होता। इसलिए इसने क्या कर दिया, इस फंक्शन की डोमेन से पहले 0 को बाहर कर दिया। हर चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, यहाँ पे कोडोमेनर बोला, कोडोमेन जो है इसकी वो पूरी रियल नंबर से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे आपको एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है या फिर एफ डैश ऑफ 1/4 की वैल्यू निकालनी है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 आई मस्ट हैव टू नॉलेज ऑफ व्हाट फंक्शन। मेरे को फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है, लेट अस सपोज दैट द गिवन इक्वेशन इज 3 टाइम एफ एक्स plus 2 time f of 1 by x is equal to 1 by x minus 10. Can I write it like, okay, if I will just consider this as my first equation and in the another equation मेरे को फील आ रहा है कि यहाँ पे x और 1/x मुझे हर जगह दिख रहा है, और अगर मेरे को fx निकालना है तो मेरे को एक दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें मैं x को अगर 1/x से रिप्लेस कर भी दूंगा तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन फॉर्म होती है। तो दूसरी जो इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी, यहाँ पे आपकी f of 1 by x plus 2 into f of x। आई होप आपने भी यहां तक कर लिया होगा। ये स्टेप यहाँ पे क्रूशियल स्टेप है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने इसको स्ट्राइक करवा दिया अपने दिमाग में तो समझ लो आपकी थोड़ी बहुत फंक्शन में पकड़ है। ठीक है, अब मेरे पे 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल आ गए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे को क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू एलिमिनेट, मेरे को 2 वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक एफ एक्स दिख रहा है, एक एफ ऑफ 1 बाई एक्स दिख रहा है। तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स का तो मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मेरे को एफ एक्स का काम है। तो मेरे को एफ एक्स निकालना पड़ेगा कहीं से। तो अगर मैं इस इक्वेशन में if I will just multiply 3 in this equation, let us suppose that if I will multiply 3 in the first equation, and why I am multiplying, let me tell you। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में और 2 मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड इक्वेशन में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो वहां से क्या होगा, 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, और 3 2 जा ये भी 6 हो जाएगा, या 2 3 जा 6 हो जाएगा अल्टीमेटली। और if I will subtract both the equation, then ultimately I will remain with only fx। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 टाइम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 टाइम सेकंड वाली इक्वेशन के। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 9 टाइम एफ एक्स, जो हमारा मेन एम था वो यही लॉजिक का था यहाँ पे कि x को बस 1/x से सिंपली रिप्लेस कर दो। फिर ये कैसा हो जाएगा, 3 2 6 ऑफ f ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 बाई एक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और माइनस हो जाएगा 30। और आपको क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन को भी यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपका सब्ट्रैक्ट करूंगा जब मैं, तो ये हो जाएगा -6 टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -6 टाइम f of 1 by x minus 4 into f of x is equal to नहीं, ये इसी के साथ की टर्म है और इसके साथ की मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। ये हो जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +20 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पे क्या बच गया फंक्शन, अगर मैं बताऊं आपके लिए तो क्या बना, 5 टाइम एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x माइनस 2x, और ये बन जाएगा आपके पास -10। फील आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ से आपको एक फंक्शन पता लग गया।
आपको फंक्शन पता लग गया। अब आपका जो नेक्स्ट एम होने वाला है वो फंक्शन को एकदम वेल डिफाइंड फॉर्म में लिख दो कि फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो फंक्शन है आपका कितना 3/5x माइनस 2x अपॉन 5 माइनस 2, ये आपके पास एक फंक्शन है। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 3? Can you find the value of f of 3? So how will you find the value of f of 3? F of 3 is nothing but the whatever the value of x you will putting, you will get the value. तो आपको मेरे को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, सिंपली 3 रखना पड़ेगा। तो 3 जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे को इसे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व भी मैंने आपके सामने से कर लिया, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका f of 3 जो होगा उसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो ये आ गया 1/5 minus 6/5 और माइनस आ जाएगा 2। if I will take the LCM of all the three terms, I will get 5 as a LCM and over here 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा और ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा। तो f of 3 जो मेरा आ रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, वो आ रहा है कि 1 minus 16 that is nothing but minus 15/5 which is nothing but it is equal to -3। f of 3 की वैल्यू पता लगी। So ultimately I have to find the value of f dash of 4। So in order to find the value of f dash of 1/4 I must also have the knowledge of f dash x। तो let me try to find the f dash x first of all। तो f dash x कैसे निकल जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट तो पहले बाहर आ जाएगा, सिंपली 3/5 कांस्टेंट है यहाँ पे और x की पावर -1 है लिखा हुआ, तो माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, सिंपली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हो जाएगा -2/5 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन सिंपली 1 होता है और -2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f dash of 1/4। लेट मी फाइंड इट आल्सो। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 का स्क्वायर यहाँ पे कर दूंगा मैं, माइनस हो जाएगा आपका 2/5। तो ये आपको फील आ गया होगा, जल्दी सिंपल कैलकुलेशन आपको भी साथ साथ करते रहना है। और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 16, ये हो जाएगा -2/5। तो कितना हो जाएगा ये आपका -48, 16 3 48 अपॉन 5 -2/5 दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 5 -50 इज इक्वल टू -10। तो आपको फील आ गया कि f of 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3 है। f dash of 1/4 की वैल्यू अगेन कितनी है, -10 है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू जस्ट हैव टू फाइंड द मॉड का सम, सॉरी सम का मॉड। पहले दोनों का सम करो फिर दोनों पे मॉड लगा लो। तो दोनों का सम का मॉड यानी -3 प्लस -10 करना पड़ेगा। तो -3 -10 इसका जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा कितना प्यारे बच्चों, 13। सो 13 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये चीजें आसान लग रही है तो जल्दी जल्दी स्किप करिए, आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए रखे, क्योंकि मेरे को हर वेराइटी ऑफ बच्चे के साथ डील करना है, क्योंकि किसी का लेवल अभी कैसा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन रखे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहीं पे हम आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे साथ साथ। और स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन योर मैथमेटिक्स, योर फिजिक्स, योर केमिस्ट्री, यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम। वी आर आवर टीम विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए आप बोला है आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिए, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन जस्ट सी माय अप्रोच, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व जस्ट स्किप द लेक्चर एंड गो अहेड। ओके चलिए, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन is fx, okay sorry, find the domain of the function and it is given to you that the function is nothing but 1 upon under root of greater integer square minus 3 times greater integer x minus 10। इसका आपको जस्ट क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो फंक्शन में लिखने की जरूरत है नहीं, बार बार लिख के कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन वाले ने लिख ही लिया है। तो ये बस ये बता देता हूँ, पूरा अंडर रूट के अंदर है। अच्छा मेरे दिमाग में जैसे ही अंडर रूट आता है तो सबसे पहले तो एक ही चीज आती है, अंडर रूट के अंदर भाई कुछ भी रखो, बस ग्रेटर देन 0 रखो, और इक्वल टू भी 0 रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देख के ये दिमाग खड़ा करता है मेरा यहाँ पे कि ये क्योंकि क्या है, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में नहीं डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में मैं कोई भी चीज 0 के बराबर नहीं रख सकता। अब भाई मैं अगर कोई भी चीज 0 के बराबर नहीं रख सकता और अंडर रूट के अंदर है तो उसे मेरे को 0 के बराबर या बड़ा रखना है, और बराबर नहीं रख सकता तो सिर्फ बड़ा ही रखना पड़ेगा। तो आपको फील आ गया होगा, दिस इंप्लाइज क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ग्रेटेज इंटीजर x का स्क्वायर -3 टाइम ग्रेटेज इंटीजर x -10 होगा, इस बात की गारंटी है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती से 0 हो गया तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगा। ये पहली स्टेटमेंट हर किसी बच्चे को आनी चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक देन जस्ट रिवाइज योर फंक्शन थ्योरी, पहले एक बार फंक्शन की थ्योरी पढ़ के आओ, आपको समझ आ जाएगा। चलो अगर ये फील आ गया आपको कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उसके बाद मेरे को मैथ्स में बड़ी प्यारी सी चीज पता होती है कि जब बहुत सारी चीजें एक जैसी दिखने लग जाती है तो उससे पहले मान लो कुछ वेरिएबल टी, ठीक है, इसे मान लो कोई वेरिएबल टी। अब जब मैंने टी वेरिएबल माना तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं क्या, टी स्क्वायर -3t -10 ग्रेटर देन 0। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है, वेरी गुड। तो इसे अब मेरे को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाने पड़ेगा। तो स्प्लिट अगर मैं इसे करता हूं तो कैसे स्प्लिट होगा, ये -5t
plus 2t minus 10 greater than equal to 0. If I will take t as a common, I can write it like t minus 5. If I will take 2 as a common, I can write t minus 5 inside the bracket. I can write it like t plus 2 multiply with t minus 5 greater than equal to 0. If I will just find the two roots are nothing but minus 2 and 5. आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब वेविकर मेथड जिस बच्चे को बड़े प्यार से फील है वो कैसे करेगा इसे, 5 से बड़ी जो भी वैल्यू अगर आप इसके अंदर रखते हो, लीनियर फैक्टर जो आपने बनाए वो पॉजिटिव आते हैं, और इसके बीच में अगर कुछ भी रखते हो तो नेगेटिव आता है, इससे पहले कुछ भी रखते हो तो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव से नेगेटिव कब जाते हैं, सबसे पहले 5 देखते हैं किस लीनियर फैक्टर से आया है। अगर उसकी पावर ऑड है तो चेंज करो, इवन है तो रहने दो। ऑड था यहाँ पे, देखो t माइनस 5 की पावर क्या है, ऑड है ना, ऑड मतलब 1 ऑड है ना, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, ऑड है तो चेंज करो, इवन है तो रहने दो। अगर पावर इवन होती है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आता है। ये आपके लिए ट्रिक है, गाने के रूप में आप इसे समझ लीजिए। -2 और 5 आपके दो रूट आ गए, तो आपको फील आ गया होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो कहना इजीली से दैट कि जो मेरा t होगा वो मेरा -2 से छोटा होगा, और या फिर इसके साथ क्या हो जाए, या फिर मेरा जो t है वो 5 से बड़ा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब t क्या था, पहले तो t था मेरा ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x, या तो फिर मेरा ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x -2 से छोटा हो जाए, या फिर मेरा ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x 5 से बड़ा हो जाए। यही तो आएंगी कंडीशन है। अच्छा, अब 5 से बड़ा हो जाए। अच्छा, ये किस किस को फील आ गया कि जो ग्रेटेज इंटीजर है वो तो एक इंटीजर ही होगा ना, जो ग्रेटेज इंटीजर है वो तो एक इंटीजर ही होगा ना। अब कोई भी ग्रेटेज इंटीजर काइंड ऑफ इट विल बी ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ इंटीजर ना। अब मैं चाहता हूं वो -2 से छोटा हो, अब मैं चाहता हूं वो -2 से छोटा हो, तो आपको फील आ रहा है कि अगर वो -2 से छोटा होगा तो इस बात की गारंटी है कि ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वो या तो -3 हो या फिर उससे छोटा हो। ग्रेटेज इंटीजर है -3 हो या फिर उससे छोटा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना आपको सोचना चाहिए क्योंकि किसी भी नंबर का ग्रेटेज इंटीजर अगर -2 से छोटा है तो वो इंटीजर वैल्यू तो आएगी, या तो वो -3 हो सकता है या फिर वो उससे कोई छोटा इंटीजर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। वट एवर द वैल्यू ऑफ x यू आर गोइंग टू पुट, इट विल जनरेट अ ग्रेटेज इंटीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब मेरे को पता है यार, ग्रेटेज इंटीजर किसी नंबर का अगर 5 से बड़ा है, ग्रेटेज इंटीजर अगर किसी 5 का बड़ा है तो यानी कि वो नंबर या तो 6 हो सकता है या 6 से बड़ा हो सकता है। अच्छा, वो नंबर या तो 6 हो सकता है, 6 से बड़ा हो सकता है। कैसे पता लगा सर? यार कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेज इंटीजर अगर 5 से बड़ा आ रहा है तो उसका ग्रेटेज इंटीजर कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। यानी क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि या तो ऐसे बोल लो कि ग्रेटेज इंटीजर या तो 6 या फिर 6 से बड़ा होगा। 5 के बराबर ग्रेटेज इंटीजर था नहीं, 5 से बड़ा ही था, या तो 6 होगा या फिर 6 से बड़ा होगा। तो यहां से मैं क्या यूं बोल सकता हूं, क्योंकि कोई भी नंबर जिसका ग्रेटेज इंटीजर -3 से छोटा या उसके बराबर होगा वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो x है वो -∞ से लेके -3 तक आ रहा हो, -∞ से लेके -3 तक आ रहा हो। यूनियन ऐसे बोल सकता हूं क्या, कोई भी नंबर जिसका ग्रेटेज इंटीजर 6 या फिर 6 से बड़ा आ रहा होगा तभी पॉसिबिलिटी है जब वो x जो होगा उसका 6 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक -∞ टू -3 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि यार कोई भी नंबर जो है उसका ग्रेटेज इंटीजर जो है -3 के बराबर चाहिए मुझे ग्रेटेज इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे हम दिमाग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे सोचो। अगर ग्रेटेज इंटीजर प्यारे बच्चों -3 से छोटा है, अगर ग्रेटेज इंटीजर -3 से छोटा है तो क्या आपको फील आ रही है कि एक बार ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, मुझे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो मैंने ऐसा समझा, क्या दिमाग लगाया, क्योंकि कोई भी नंबर जिसका ग्रेटेज इंटीजर -3 से छोटा है तो वो नंबर कैसा हो सकता है, या तो -∞ से लेके -2 तक जा सकता है ना। -∞ से -2 कैसे पता लगा सर? तो -2.3 अगर मैं लेता हूं, लेट अस सपोज दैट, उसका अगर मैं ग्रेटेज इंटीजर लेता हूं तो वो भी -3 आता है। अगर मैं -2.1 भी लेता हूं उसका ग्रेटेज इंटीजर भी -3 आता है। लेकिन अगर मैंने गलती से -2 ले लिया तो उसका ग्रेटेज इंटीजर -2 आएगा। अच्छा, यानी -2 से बगल वाले जितने भी नंबर होंगे उन सबका ग्रेटेज इंटीजर -3 आएगा ना। तो यानी -∞ से -2 तक यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी तक मेरे जितने भी नंबर होंगे, सभी नंबरों को जो मेरा ग्रेटेज इंटीजर आने वाला है वो सारा जो मेरा ग्रेटेज इंटीजर आने वाला है वो मेरा ऐसा आने वाला है, वो इस पर्टिकुलर की डोमेन होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी पर चलिए, कंसेप्ट आपको समझ आनी चाहिए, वो मैंने आपके लिए रेक्टिफाई कर दी मिस्टेक। तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक -∞ टू -2 यूनियन, और यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि मैंने क्या कहा, -2 से जस्ट इधर वाले आने चाहिए, तो -2 नहीं आना चाहिए बिकॉज -2 पे ग्रेटेज इंटीजर -2 हो जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आगे मूव करते हैं। अगर आगे वाले क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ जाएगा मेरे को भी अगर मैं आपने ये क्वेश्चन कर लिया। बोला है कि f(x) से कोई फंक्शन है,
एक बार वीडियो को पॉज करिए। आईआईटी जेईई 10 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नया चीज जरूर सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको डरा सकता है, पर यकीन मानिए अगर आपने क्वेश्चन को हल्के में ले लिया ना तो आप उसे हल्के में ही कर दोगे। मैं बोल ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वही बता देता हूँ मैं आपको। यार मैंने क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज किया आपने एक बार और फिर आपने ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अब देखो क्या सोचा मैंने इसमें, मुझे ऐसा फील आया इस क्वेश्चन को देख के यार कि ये जो tan 1 डिग्री log 123 ये सारा जो लिखा है ये दोनों एक जैसा लिखा है, और ये कुछ एक जैसा था पर एक जैसा है नहीं। इसे मैं कुछ वेरिएबल मान लेता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ये जो कबाड़ा लिखा है इसे मैं मान लेता हूँ कितना, कुछ a मान लेते हैं इसे, ठीक है। बार बार कौन लिखेगा यार, अगर मैं fx को थोड़ी देर के लिए सॉल्व भी करता हूँ तो बार बार tan 1 डिग्री 10 ये log 123 और जो भी लिखा है 1234 जो भी लिखा है log के अंदर, वो बार बार कौन लिखेगा। मैं इसे कुछ मान लेता हूँ वेरिएबल। तो मैंने क्या मान लिया कि tan 1 डिग्री को तो पहले मैंने a मान लिया, अब log 123 जो है मैं उसे थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिखा है log ये जो भी लिखा है 134 वाला इसे c मान लेते हैं, और जो लास्ट में tan 1 डिग्री फिर से आ गया वो a ही होगा। तो कुल मिला के जो मेरा फंक्शन है ना, अगर मैं सच बात बताऊं ना आपको, रियलिटी बताऊं, वो जो अजीब सा लिख रहा था ना tan 1 डिग्री log 1 डिग्री जो भी वो लिखा था वो ऐसा नहीं है। वो पता है कैसा फंक्शन है मेरा, a इंटू एक्स प्लस b अपॉन x इंटू ये c इंटू एक्स है ना, log ये c तो था वो वेरिएबल मैंने मान लिया, जब c इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ऐसा कुछ मेरा फंक्शन मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन तो मेरा दिख रहा है, मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैंने वेरिएबल एज्यूम कर लिया और बोला x ग्रेटर देन 0, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो भी आपको गिवन है इसकी सबसे कम से कम वैल्यू बताओ, और x क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और बात किसकी की है, फॉग फंक्शन की बात की है, फॉग की बात तो नहीं फॉफ की बात की है। वैसे फॉफ का मतलब क्या होता है, सिंपली f ऑफ fx, ठीक है। तो f ऑफ fx की बात की है, तो मेरा एम क्या होना चाहिए, f ऑफ x निकालने का होना चाहिए। तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा इसमें f ऑफ fx निकालूंगा, f ऑफ fx निकालूंगा। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये जो भी इतना बड़ी सी चीज थी हर वैल्यू ऑफ x के लिए उसे रिप्लेस कर दो, ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ही हो जाएगा ax प्लस b। आपको भी साथ साथ सॉल्व करते रहना है तभी ये लेक्चर प्रोडक्टिव बन पाएगा, इफ यू विल डू द प्रैक्टिस विद मी। क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट एम है लेक्चर लेने का वो यही है कि आप लोग जो भी बच्चे आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो अपना साथ साथ क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू कैन आस्क अस, ओके, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। चलिए, तो अब मेरे को फील आ गया, ऊपर वालों का जो एलसीएम आ गया वो आ गया सी एक्स माइनस ए, और जो ऊपर वाला लिखा है जो भी लिखा है वो ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी करके कुछ लिखा था, प्लस बी इंटू सी एक्स माइनस ए लिखा था, ठीक है। और इन द केस ऑफ अ डिनोमिनेटर आई कैन राइट इट लाइक सी एक्स माइनस ए अगेन एंड इट विल बिकम ए सी एक्स प्लस bc minus, if I am not wrong, a into cx minus a, ठीक है। let's simplify it, let's find what will be the value of f of x, f of fx, सॉरी f of fx, ठीक है। तो ऊपर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है मेरा, a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी इंटू एक्स माइनस ए बी बन रहा है फिलहाल, और जो नीचे बन रहा है वो क्या बन रहा है मेरा, ए सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स। ये आपको डरावना लग सकता है पर यकीन मानिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, देख तो लेते हैं एक बार एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसल आउट हो गया, बहुत सारी चीजें कट गई, चलो बताइए। अब ऊपर से ए स्क्वायर एक्स प्लस बी सी इंटू एक्स मुझे नजर आया, और नीचे से मेरे को जो नजर आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। क्या आपको फील आ रहा है मेरी तरह कि अगर मैं ऊपर से एक्स कॉमन ले लेता हूं तो अंदर जो मेरा बचता है वो बचता है ए स्क्वायर प्लस बी सी, एंड इन अ केस ऑफ अ डिनोमिनेटर आई एम ऑल्सो अलॉन्ग विद ए स्क्वायर प्लस बी सी। सो कैन आई सिंपली से दैट, कैन आई सिंपली से दैट कि यार जो मेरा एफ ऑफ एफ एक्स आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, सिंपली x के बराबर आ रहा है। यानी x की वैल्यू अगर आप यहाँ 5 रखते हो तो इसका आउटपुट 5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 रखो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इतना सब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, ये फालतू क्वेश्चन में उसने डरा दिया tan 1 log 1 ऐसा करके। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अगर आपका आज के बाद fx कुछ ऐसी फॉर्म में आ रहा है, ऐसी फॉर्म में अगर आ रहा है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, ऐसी फॉर्म में आ रहा है, तो एक दिमाग में हल्का सा नोट रख सकते हो कि f ऑफ fx जो आता है वो x के बराबर आता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द टर्म्स a b c व्हाटएवर द गिवन टू यू, ठीक है। तो काइंड ऑफ जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीजें रियलाइज होगी। इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर थिंकिंग दैट कि सर ये कैसे सोचा, तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे इस तरीके के क्वेश्चन की वो आपको अपना आप ही स्ट्राइक करेगा, ठीक है। f ऑफ x की बात कर लेते हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू तो सिंपली x आ गई भाई। अब f ऑफ 4/x की बात कर लेते हैं, तो 4/x का क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं होगा, f of 4/x का मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा 4/x होगा। व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई मस्ट हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस,
जो भी ये गिवन है आपको इसकी क्या बतानी है, आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है, सबसे कम वैल्यू क्या होगी। तो भाई यानी कुल मिला के मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे को बतानी है x प्लस 4/x की मिनिमम वैल्यू। जिस बच्चे को ये देखते ही ऐसा फील आ गया कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, उसने कुछ अच्छा किया है। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली फील देखते ही आनी चाहिए कि x प्लस 4/x जो होता है उसमें मैं कुछ ना कुछ ऐसा लगा सकता हूँ। अगर मैं दो नंबर मान लेता हूँ x, 4/x, और ऐसा गिवन भी था, आपको याद होगा x इज ग्रेटर देन 0, याद है आपको x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैंने दो नंबर उठा लिए, एक नंबर उठा लिया मैंने x, एक उठा लिया 4/x, if I will take sum of both the number, why I am taking the sum, because the arithmetic mean is nothing but the sum of both the number dividing by 2. It is always greater than the अंडर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी दो नंबरों का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है काइंड ऑफ, ए और बी अगर आपके पास दो नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई विद 4/x, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, x/1/x इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2 into 2, यानी कि x प्लस 4 जो x है उसकी जो लीस्ट वैल्यू है 4 है, यानी ये जो सिलसिला है ये 4 से ही शुरू होगा, इसके बाद ये कहीं तक जाएगा। ये सिलसिला जो है ये 4 से ही शुरू होगा, उसके बाद ये कहीं तक जाएगा। तो ये क्या बोला है, कुछ पूछा था इसमें, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन पूछी थी, इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी थी। क्या आपको फील आ गया, क्या आपको फील आ गया, देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। और इसी तरीके से मजेदार क्वेश्चन करने वाले आने वाले लेक्चरों में भी हम मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं और भी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और डोमेन का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। ये डोमेन रेंज वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके फंसे रहते हैं। तो अगर आपको डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, आप जल्दी से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको लॉग और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की थोड़ी बहुत फील होगी, जो बच्चा 11th में होगा शायद दिक्कत खा सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आईटीएफ वाला जो चैप्टर है वो आपका क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ, जिसने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले से पढ़ लिया होगा, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल हैव अ एज, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल हैव अ एज, ठीक है। चलिए, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है अल्टीमेटली कि डोमेन क्या होगा। और इतना बड़ा कोई फंक्शन दे दिया भाई, इतना बड़ा कौन पेपर में पूछता है, और बोल दिया कि अगर इसका डोमेन आपको अल्फा बीटा पता है तो इसकी वैल्यू बताओ 36 इंटू अल्फा प्लस बीटा। आई होप आपने ट्राई किया होगा और शायद आपने इनइक्वालिटी तक भी इस क्वेश्चन को लेके गए होंगे जब आपने इसे सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे लॉग को देख के एक ही बात याद आती है मेरे भाई, लॉग तेरे अंदर जो कुछ भी पड़ा है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैंने देखा लॉग की तरफ, लॉग ने कहा भाई मेरे अंदर तो पड़ा है 4x² प्लस 11x प्लस 6, इसको उठा और बोल कि तेरे को 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा। जिस दिन तू 0 से छोटा हो गया उस दिन तू मेरे अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये चीज मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, अब जो ये साइन इनवर्स वाला है, ठीक है, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, या केस 1 मान लेते हैं इसे, ठीक है, केस 1 मान लेते हैं। इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं क्यों कर रहा हूं इनइक्वालिटी सॉल्व, वो भी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल जो ये पहला वाला केस है, पहला वाला जो केस है, इसमें मान लेते हैं कि इसकी कुछ डोमेन आएगी, और अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द कंबाइंड फंक्शन, जिसमें लॉग भी होगा आपका, साइन इनवर्स भी होगा आपका, कॉस इनवर्स भी होगा। मेरे को इसकी क्या बतानी पड़ेगी, डोमेन बतानी पड़ेगी। अब मैं मान लेता हूं इस वाले फंक्शन की डोमेन जो आई वो d1x आई फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस वाली की जो डोमेन आई वो d2x आई, ठीक है, और इस वाली की जो डोमेन आई d3x आई। अब व्हाट आई हैव टू डू in order to find the d of x, d of x is nothing but the domain of the whole function, जिसमें आपका log भी होगा, साइन भी होगा, साइन इनवर्स भी होगा, कॉस इनवर्स भी होगा। उसकी अगर मेरे को डोमेन निकालनी है, what I have to do, I just have to take the intersection of all the three terms. And why I am taking the intersection, that is very important point, because मेरे को x की वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जो तीनों में सेटिस्फाई हो। क्यों, अगर मान लो वो सिर्फ साइन इनवर्स में ही सेटिस्फाई हो जाए और कॉस वाले में नहीं हो, कॉस इनवर्स वाले में, तो क्या मैं उस एक्स को रखूंगा, उसे मैं वैसे ही निकाल दूंगा भाई। मेरे को इंटरसेक्शन लेना पड़ता है डोमेन वाले केस में, एंड इन अ केस ऑफ अ रेंज मेरे को यूनियन लेना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि R1 इसकी रेंज आई फॉर एग्जाम्पल और R2 इसकी रेंज आई, इसे कंसेप्ट, क्योंकि देखो भाई अगर ये क्वेश्चन मैंने बता दिया तो इससे क्या ही इंपैक्ट पड़ेगा, पर इस पे बेस्ड अगर मैंने आपको कोई कंसेप्ट सिखा दिया तो उस पे बेस्ड आप प्रॉब्लम और सारी कर सकते हो। तो दैट इज माई एम, ठीक है। तो R3x अगर मैं तीनों की रेंज मान लेता हूँ, so if you have to find the range of the combined function, then what you have to do, you just have to take the range of the first function, taking the union with the range of the second function, and taking with the range of with the third function, okay, R1 R2 and ये D1 D2 D3, sorry for that, D1 D2 D3, R1 R2 R3, you have to take the union in a case of a range. The important point is that you have to take the union in a case of a range, and you have to take what, intersection in a case of domain.
ठीक है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी थ्योरी थी, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन अगर आपने इस पर लगाए हैं रेंज डोमेन में, तो आपको ये चीजें पता होगी। पर जिसे पता नहीं है उसके लिए, जिसे पता है उसे स्किप करते हुए आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको इक्वेशन दिख रही है 4x² + 11x + 6 मुझे दिख रहा है। अब 6 4 क्या होता है 24, ऐसे कोई दो नंबर पता है आपको जिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 24 होता है और प्लस माइनस करके 8 आता है। तो मेरे को फिर आता है 24 8 3 24 होता है, तो 8 और 3 11 भी होता है। तो इसे हम यूं लिख सकते हैं क्या, 4x² plus 8x plus 3x plus 6 greater than equal to 0. If I will take 4x as a common from the first two term, can I write it like x plus 2? Okay. If I will take 3 as a common, can I write it like x plus 2 again greater than equal to 0? Obviously. So can I write it like x plus 2 multiply with 4x plus 3 and greater than equal to 0, not equal to but greater than 0. So इसके जो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है बड़े प्यार से -2 और एक रूट आ रहा है -3/4, तो दोनों रूट कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, -2 बहुत उधर होगा और -3/4 कुछ इस तरफ होगा। अब ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इनइक्वालिटी की फील है, इनइक्वालिटी की फील होनी भी चाहिए आपको, अगर इस स्टेज तक आप हो चुके हो। इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, देन यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी आल्सो। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो आपका x है, ये जो x है आपका, ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा सिंपली, ये जो x है ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -∞ से लेके -2 तक बिलोंग करेगा एंड -2 विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि यूनियन यूनियन कहां से कहां तक जाएगा, -3/4 से लेके चलेगा आपका इन्फिनिटी तक। ये फील आ गया आपको, जो केस नंबर 1 है उसकी मैंने डोमेन आपको बता दी, दिस x इज नथिंग बट दिस इज d1x। ठीक है, काइंड ऑफ d1x belongs to means the domain of the first function or the first case you can say will belong from -∞ to the -2 union -3/4 to infinity। ठीक है, सिंपल बात है। अब आगे मूव करते हैं, साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी रखा है, यानी 4x + 3 जो भी रखा है आपके लिए, उसे हम एज अ केस 2 सॉल्व करने वाले। तो वो क्या था आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर जो था वो था 4x + 3। अब मेरे को एक चीज पता होती है साइन इनवर्स के अंदर, अच्छा 11th में, तो एक चीज याद रख लो, साइन इनवर्स के अंदर जो भी आएगा -1 से लेके 1 के बीच में आएगा, काइंड ऑफ उसकी डोमेन ही यही होती है। तो डायरेक्ट लिख दो भाई, इस केस को सॉल्व कर दो, केस नंबर जो 2 मान लेते हैं, इसे केस नंबर जो सेकंड मान लेते हैं, या d2x मान लेते हैं, इससे जो भी डोमेन निकलेगी उसे मैं मान लेता हूं कि जो 4x + 3 होगा -1 से लेके सिंपली 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नाउ अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट आई विल डू, मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ -3 कर दूंगा। -3 करने पे आपको फील आ गया होगा, बीच वाला तो क्या हो जाएगा आपका 4x ही बचेगा, और अगर मैं 4 से भी डिवाइड कर दूं अगर सब जगह, तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, -4/4 इज नथिंग बट -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू -1/2। तो क्या आपको फील आ गया, जो यहाँ पे x होना चाहिए वो -1 से लेके 1/2 के बीच में होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैं यूं लिख सकता हूँ, ये d2x होगा, क्योंकि दिस इज नथिंग बट द डोमेन फॉर द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन, व्हाई आई एम सेइंग इट इज डोमेन फॉर द केस नंबर 2, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट इज द डोमेन फॉर द केस नंबर 2। तो -1 से लेके आपका कहां तक आ जाएगा, -1/2 तक आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। अब केस 3 की बात कर लेते हैं, केस 3 आपका क्या था वो भी बता देते हैं आपको। केस 3 आपके लिए बड़ा प्यारा था। केस 3 कुछ नहीं होगा, जो कॉस इनवर्स के अंदर जो आपका फंक्शन रहेगा उसकी निकाल लेते हैं। तो 10x + 6 अपॉन क्या था वो, 10x + 6/3 था, और वो आपका कहां से कहां तक रहना चाहिए, -1 से लेके सिंपली 1 तक रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा कैसा आएगा, 10x + 6 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा सिंपली 3। अब अगर मैं -6 करता हूं यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, सिंपली 3 - 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10x, और लेस देन इक्वल टू -3। इफ आई विल डिवाइड ऑल द 3 टर्म्स विद द 10, what exactly I am getting, -9/10 लेस देन इक्वल टू x -3/10। तो आपको फील आ गया कि जो आपका x है वो कहां से कहां तक रहेगा आपका, -9/10 से लेके -3/10 के बीच में रहेगा। तो जो ये आपका डोमेन, जो थर्ड फंक्शन होगा, इसका जो डोमेन रहेगा आपका, वो कहां से कहां तक रहेगा, -9/10 से, एंड बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, -9/10 से लेके -3/10 के बीच में रहेगा। फील आ गया आपको। तो आपके पास मैंने 3 फंक्शन निकाल दिए, d1x भी पता लग गया आपको, d2x भी पता लग गया आपको, d3x भी पता लग गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 डोमेन्स। तो पहला वाला जो आया था आपका d1x, वो बता देता हूं मैं आपको एक बार, आपको जल्दी से इनकी इंटरसेक्शन बता लेना है। तो d1x जो होगा आपका, वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था, याद होना चाहिए आपको, -∞ से लेके -2 यूनियन -3 से 4 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर जो आपका d2x था, आपको याद होगा d2x कहां से कहां तक आया था आपका, जल्दी से मैं इसे लिख लेता हूं, -1 से लेके
आपका आया था -1/2 तक। फिर जो आपका d3x था वो आपका कहां से कहां तक आया था, सिंपली वो आया था आपका कहां से कहां तक, -9/10 से लेके -3/10 तक, ये आपको याद था। ठीक है, अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू टेक द इंटरसेक्शन। इन ऑर्डर टू टेक द इंटरसेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, and in that straight line I must have to plot some of the points which is given in the domains। ठीक है, जो भी आपको इसमें पॉइंट गिवन है उन्हें मेरे को इसमें जस्ट सिंपली प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट आई मस्ट हैव टू टेक द इंटरसेक्शन एंड आई जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब देखो -∞ से लेके -2 तक, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो रेड वाले पेन से इसे बना लेंगे हम, फिर ब्लू वाले पेन से इसे बना लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक एक स्टेप आपका क्लियर होता रहे। और तीसरे वाले को कर लेते हैं हम इस वाले पेन से। ठीक है, पर्पल पेन है, तो पहले वाले को अगर मैं बनाता हूँ आपको तो वो हो जाएगा आपका -2 तक, तो -2 तक यानी कि यहां तक। ठीक है, और -3/4 यानी कि यहां तक। ठीक है, यहीं तक कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो -∞ से लेके -2 तक, एंड दिस मस्ट बी ना ओपन ब्रैकेट, और -3/4 से लेके कहां तक आपका, सिंपली इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हो गया आपका d1x का बात। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको भी इसी तरीके से आपको तेज मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा मान लेते हैं d2x। अब d2x आपको याद होगा इस वाले पेन से था, तो आपका -1 से लेके सिंपली कहां तक करना है, उसे -1/2 तक करना है। तो -1 और दोनों इंक्लूड भी करना है, तो -1 तो कहीं यहाँ पे होगा, ये कितना होगा, -0.75 होगा, है ना, ऑब्वियसली। और ये यहाँ पे कहीं होगा -1। ठीक है, मैं -1 को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, वैसे तो इसके पास ज्यादा होगा लेकिन -1 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 से लेके -1/2, और -1/2 आपका कहाँ पे होगा, सिंपली यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, -1/2 आपका कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। अब जो तीसरा है उसे पर्पल पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो तीसरा है आपका इस वाले पेन से, वो -9/10 से लेके आपका -3/10 तक आना चाहिए। तो क्या आपको फील आ रही है, देखते ही जो -9/10 होगा, ऑब्वियसली बात है वो -1 से थोड़ा सा छोटा होगा, यानी यहाँ से कहीं वो चीजें स्टार्ट हो रही होगी। कहां से, -9/10 कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा। ओके, -9/10 और -3/10, -9/10 और ये -0.3 लगभग, तो -0.3 की तो मुझे फील आती है कि वो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, -0.3 की मुझे फील आती है कि वो कहीं यहाँ पे होगा, -0.3 लगभग। नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, -0.5, और जो इससे जस्ट पीछे वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, -0.3 लगभग होगी। ठीक है, तो और ये क्या होगी, -0.9, यानी 1 से यहाँ तक कहीं पीछे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहीं मेरा ये चीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फील आना चाहिए। ये आपका माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली -9/10 यहाँ पे होगा आपका, और जो ये वाली वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी, -3/10 हो जाएगी यहाँ से आपकी वैल्यू। नाउ आई हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबका क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इंटरसेक्शन में क्या फील ली, इंटरसेक्शन मैंने जब देखा प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन ही इन्होंने इस तरीके से ट्रिकी सा बनाया है आपके लिए। ये इन तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहां तक जाएगा आपका। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंटरसेक्शन में जो मेरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो इंटरसेक्शन आप ग्राफ से देख सकते हो, बड़ा प्यारा सा इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि काइंड ऑफ आप क्या बोल सकते हो, dx जो होगा आपका वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा आपका, -3/4 से। देखो -3/4 है ना, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। -3/4 से लेके कहां तक जाएगा आपका, ये जो जाएगा ये ब्लू बिंदु तक जाएगा, तीनों में जो कॉमन रीजन है, और ब्लू बिंदु पे क्या था आपका, -1/2 था, एंड दैट -1/2 इज इन द क्लोज ब्रैकेट, वो आपका किस में रहेगा, क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर हियर, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा ओवर हियर, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा you can easily find the value of 36 multiply mod of alpha plus beta. Let's find the value of alpha plus beta. So 36, alpha is nothing but -3/4 and beta is nothing but it is equal to, if I am not wrong, -1/2. तो ये हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू पता लग गया, बीटा का वैल्यू पता लग गया। अब यहाँ पे मैं क्या मैनिपुलेशन करता हूँ, इसे मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया, तो भाई ताकि नीचे डिनोमिनेटर 4 बन जाए, एलसीएम उलसीएम वाली कहानी छोड़ दो, एलसीएम ही लिया वैसे तो देखा जाए तो, दूसरा तरीका है। अभी हो जाएगा आपका -3 और 2 5/4, और इससे कैंसिल करेंगे तो 9 9 5 हो जाएगा 45, लेकिन क्योंकि मॉड लगाए तो इसलिए पॉजिटिव वाला आंसर आना चाहिए। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है, मैंने सिंपली, आप एक बार इस वीडियो को पॉज करिए, फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी लेंथी, बट इफ यू नो ईच एंड एवरी स्टेप वेरी क्लियरली, देन यू आर also able to solve this particular problem. So 45, that is D option, will be the correct answer of this question. I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। Still if you have any kind of a doubt in this
प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, रेंज ऑफ फंक्शन बतानी है और फंक्शन आपको गिवन है 4 के अंदर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए आप किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच है। अगर आपको किसी भी, जितने मैंने क्वेश्चन कराए, आपको अगर कोई सेकंड अप्रोच नजर आती है किसी भी क्वेश्चन की और जो शॉर्टेस्ट हो सकती है तो उसे जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए ताकि और भी बच्चों को वाली अप्रोच पता लग सके। बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैव अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। किसके दिमाग में कौन सा आइडिया कब स्ट्राइक कर जाए किसी को नहीं पता होता है। तो मैथ्स में यही है, अगर जिसने इनिशियल अप्रोच को समझ लिया ना कि कैसे स्टार्ट करना है प्रॉब्लम को, वो क्वेश्चन एकदम बढ़िया से कर लेता है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कोई बढ़िया सी अप्रोच है तो जल्दी से उसे कमेंट में बता दीजिए। अब रेंज बतानी है प्यारे बच्चों इस फंक्शन की। फंक्शन आपके सामने लिखा ही है। ठीक है, रेंज में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, उसका मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। यू हैव टू डू द मैनिपुलेशन बाय योर ओन साइड। थोड़े बहुत तरीके हैं पर इतने नहीं है कि सब चीजों की निकाल दो आप रेंज, तो आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने समझा यार 4 के अंदर, 4 साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है पहले मैं उसका नेचर समझ लेता हूँ, वो कहां से कहां तक जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और मैंने पूछा भाई क्या मुझे बता दो कि कहां से कहां तक जाऊंगा। तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं बता पाऊंगा। तो मैंने कहा रुक जा, क्यों नहीं बता पाएगा, मैं तेरे में एक बार ऐड 1 कर लेता हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट 1 कर लेता हूँ। और ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं बता देता हूँ आपको। तो जब ये मैं इसे पहले वाले हिस्से में दूंगा तो पहला वाला हिस्सा तो कैसा बन जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा वाला हिस्सा कैसा बन जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली कि जो भी आपका ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ठीक है, इसे अब मैं, सॉरी, ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ सिंपली, इससे अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं तो कैसे लिख दूंगा इसे मैं, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। सिंपल बात है। अब मुझे पता है जो मेरा एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कुछ भी नंबर रियल आप रख सकते हो एक्स की जगह, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो यहाँ भी आप रियल नंबर कहीं पे भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है और कहीं पे भी उसके डोमेन से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी। अब देखो कैसे, अब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया आपके पास, तो आपको ये बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है। तो जब मैंने एक्स को बहुत बड़ा रखा, लेट अस सपोज दैट when x will tending toward infinity, then can I simply say that this whole value will tending toward 0। अगर ये whole value tending toward 0 जाएगी तो this implies can I simply say that कि जो मेरा fx होगा वो 1 की तरफ टेंड करेगा। सिंपल बात है। और अगर मेरा जो x है वो सिंपली क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा 0 क्यों रखा, माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं रखा भाई, जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, और जो एक्स स्क्वायर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट अ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सबसे छोटा मैं 0 रख सकता हूँ, मेरे को पता है 0 पॉजिटिव नहीं है, पर मैं x की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर भी आपका 0 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो x जो है अगर आपका 0 की तरफ टेंड करता है तो कहना है सिंपली से दैट कि जो मेरा fx है वो मेरा x की तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ। कैसे पता सर, तो भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 रखो, 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू अगेन 0, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, चलो, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि कुल मिला के मैंने जब एक्सट्रीमिटीज में पता किया कि कहां से कहां तक वो जा रहा था, तो पता लगा जो मेरा fx फंक्शन है वो 0 से लेके 1 तक जा रहा था। जो मेरा fx फंक्शन है वो 0 से लेके 1 तक जा रहा था। अच्छा, अब fx था क्या, अच्छा fx था ये वाला फंक्शन, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बड़े प्यार से, वो मेरा 0 से लेके 1 तक जा रहा था, और 0 आ रहा था, 0 आ रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 नहीं आएगा क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी से थोड़ा छोटा। ठीक है, तो 0 आ सकता है क्योंकि जब मैं कुछ सोचो, जब x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो 1 माइनस 1 0 कंप्लीटली 0 हो जाएगा। लेकिन whenever my x will tending toward infinity it will approaches toward 1, not exactly equal to 1 but it will approaches toward 1। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 0 मतलब यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मेरे को बात करनी थी 4 टाइम साइन इनवर्स की। ठीक है, तो 4 टाइम साइन इनवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सब में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सब में 4 साइन इनवर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 साइन इनवर्स 0 की पहले बात कर लेते हो। 4 साइन इनवर्स के अंदर 0 लिखा है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके अंदर टाइम, इसमें 4 साइन इनवर्स अंदर क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 4 साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, पहले तो 0 होती है भाई, साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होगा ना, और ये आ जाएगा 4 टाइम साइन इनवर्स की। ये पता लग जाएगा ये जो फंक्शन था आपका 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कहां से कहां तक जा रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है। तो 4 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, π/2 होती है। अगर 4 की बात करता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कहां तक जाएगा आपका, 2π तक जाएगा, क्योंकि ये π/2 होता है। तो कैन आई सिंपली से दैट द फंक्शन, मेरा जो फंक्शन है
वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 2 पाई तक जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ अ 2 पाई विल नॉट बी इंक्लूडेड बट द वैल्यू ऑफ अ 0 will be included. So is there any option like 0 to 2 pi where 0 is included but 2 pi is not included? All the option are from 0 to 2 pi. No, these two are correct, not correct. So this option will be the correct option. Okay, this will be the correct answer. बच्चे यहाँ पे नेगेटिव कर सकते हैं, that is very important part. ये आपका नहीं आंसर हो सकता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। Still if you have any kind of a doubt regarding this question, just ask me this question. I am going to solve your all the problem related to the function. चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ 13 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। फिर से बोला है फंक्शन ने कि क्या आपको बोला है x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और बोला है कि 2 रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक fx है और एक gx है, सिंपली आपको गिवन है, ठीक है, और gx पता है आपको, ये है फॉग आपको दे दिया इन्होंने, और f of 0 की अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0। f of 0 इज नथिंग बट कि अगर आपको फंक्शन पता लग जाए उसके अंदर 0 डाल के देखो क्या 0 आता है। तो मैंने क्या समझा यार, पहले जो मेरे को गिवन था उन्हीं से तो मेरे को आंसर निकालना है, तो मैंने सिंपली f of g को लिख दिया कि भाई जो गिवन था उसे लिख लेते हैं x प्लस 3, सॉरी क्या था ये, x प्लस 3 माइनस रूट एक्स था, ठीक है, x प्लस 3 क्या था आपके पास, माइनस रूट एक्स है, ठीक है, ये सिंपल बात है। अब इसे मैं यूं लिख सकता हूं क्या, f of gx, कोई बड़ी बात है क्या, f of gx लिख सकते हैं। f of gx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली x प्लस 3 माइनस रूट एक्स के बराबर हो जाएगा। अब gx की तो अपनी खुद वैल्यू है, gx की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स प्लस 1 है, तो कैन आई सिंपली से दैट ये रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपली x प्लस 3 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। अच्छा अब मेरे को f x यानी एक अगर मेरे को f of f में कोई फंक्शन बन जाए कहीं से, तभी तो मैं f of 0 की वैल्यू पता कर पाऊंगा। अब मैंने देखा यार इसके अंदर तो रूट एक्स प्लस 1 कुछ अजीब सा आ गया, अब ये जब अजीब सा आ गया तो इसे कुछ मान लो, अगर कुछ अजीब सा आ जाए तो उसे भी कुछ मान लो, ठीक है, तो मैंने t मान लिया ताकि मेरे को f of t में ही कुछ फंक्शन मिल जाए, ताकि मैं t की वैल्यू 0 रखूं तो जो भी इस तरफ आएगा वहां भी मैं 0 रखूं तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। फील आ गया कि नहीं आया, तो हो जाएगा f of t इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू कहां से निकाले, तो x की वैल्यू मैं कहां से निकाल सकता हूं, क्या मैं रूट x को यूं लिख सकता हूं t माइनस 1, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, t माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से मैं x की वैल्यू लिख सकता हूं, हाँ क्या t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, अच्छा रूट x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, सिंपली t माइनस 1 लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात है क्या, t माइनस 1 लिख सकता हूं। तो f ऑफ t की वैल्यू ये आ गई मेरी, सिंपली एक f का मैंने फंक्शन बना दिया, लेकिन t के टर्म्स में बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, t के टर्म्स में जब मैंने फंक्शन बना लिया और बोला f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, तो कुछ मत करो 0 रख दो, 0 जैसी आपने रखा t की जगह तो आपने क्या बोला कि हो जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 माइनस 1, तो देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 और 2 5, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट तो आप मेरे से जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, इस वाले प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कवर करने वाले हैं, तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो जल्दी से मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है, चलिए थैंक यू।